तोता ने बताया, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपनों को धोखा क्यों देता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिएक्टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिएक्टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर एक तोता रहता था। वह बहुत चतुर और समझदार था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो उसने जीवन के अनगिनत रहस्यों को जान लिया हो। उसका नाम था मधुर। मधुर के बोलने की कला के कारण गांव के कई बच्चे और बूढ़े उससे बातें करने आते, लेकिन उसकी सबसे अनोखी बात यह थी कि वह केवल इंसानों की बोली नहीं बोलता था, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझता था। गांव के लोग उसे प्यार से गुरुजी कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन गांव के एक युवक विवेक ने मधुर से पूछा, गुरुजी, मनुष्य अपने ही अपनों को धोखा क्यों देता है? क्या स्वार्थ इतना बड़ा होता है कि रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है? मधुर कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक भाई की जिसने अपने ही भाई के साथ धोखा किया था। गांव में दो भाई रहते थे, अजय और विजय। दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। उनके माता पिता का निधन जल्दी हो गया था, तो दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन बिताया। उन्होंने अपने खेतों में मेहनत की, फसलें उगाई और धीरे धीरे अपने जीवन को संवार लिया। समय बीतता गया और दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से गांव में नाम कमाया। लेकिन जब पैसों की गिनती बढ़ने लगी तो लालच और स्वार्थ का बीज अंकुरित होने लगा। विजय को धीरे धीरे लगने लगा कि अजय उसका हक मार रहा है। वह सोचने लगा, मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूँ, फिर भी अजय ज्यादा फैसले क्यों लेता है? सारी जमीन और धन पर अधिकार क्यों जताता है? उसके मन में शक और ईर्ष्या ने घर कर लिया। वह सोचने लगा कि उसे इस धन संपत्ति पर अकेले का अधिकार होना चाहिए। एक दिन गांव में एक व्यापारी कार होना चाहिए आया। उसने विजय को लालच देते हुए कहा, अगर तुम अपने भाई के हिस्से की जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। तुम आराम से जीवन बिता सकते हो। विजय इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सका। उसने सोचा, भाई तो अपने हक के लिए लड़ेगा, लेकिन अगर मैं उसे धोखे से बाहर निकाल दूं तो यह धन सिर्फ मेरा होगा। एक रात जब अजय खेत में काम कर रहा था, विजय ने गांव के कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिला लिया। उसने उन लोगों को पैसे देकर कहा, मुझे मेरे भाई से छुटकारा दिला दो ताकि मैं उसकी जमीन बेच सकूं। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि अजय अचानक लापता हो गया है। गांव के लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। विजय ने दिखावे के लिए कुछ दिन तक खोजबीन की, लेकिन फिर उसने सभी को विश्वास दिला दिया कि अजय शायद किसी दूसरे गांव चला गया होगा। अब विजय ने पूरी जमीन और संपत्ति अपने नाम कर ली। उसने वह जमीन उस व्यापारी को बेच दी और ढेर सारा सोना पा लिया। उसे लगा कि अब वह खुशहाल जीवन जी सकेगा। इतना कहकर मधुर चुप हो गया। विवेक अधीर होकर बोला, फिर क्या हुआ गुरुजी? मधुर मुस्कुराया और बोला, यही तो असली सवाल है बेटा। क्या विजय सच में सुखी हुआ? क्या उसने जो किया वह सही था? विजय अब अपनी नई संपत्ति और सोने के ढेर के साथ एक राजा जैसा जीवन जीने लगा। वह महंगे कपड़े पहनने लगा, नए दोस्त बना लिए और गांव के लोगों के सामने ऐसे पेश आता जैसे उसने कोई बहुत बड़ा परोपकार किया हो। लेकिन उसकी आंखों में जो संतोष होना चाहिए था वह कहीं गायब था। हर रात जब वह अकेला होता तो उसे अजय की याद सताने लगती। उसे लगता कि कोई उसे पुकार रहा है, कोई उसकी आत्मा पर बोझ डाल रहा है। लेकिन उसने अपने दिल को समझा लिया था, धन ही सबसे बड़ा सच है और जो कमजोर होता है वह पीछे छूट जाता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। विजय जिस जमीन पर बैठकर अपनी योजनाएं बनाया करता था, वहां अचानक पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगती। कभी कभी खेतों में बिना हवा के भी गेहूं की बालियां झूम उठती, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। गांव के बुजुर्गों ने कहना शुरू किया कि अजय की आत्मा वापस आ गई है। विजय पहले तो हंसता रहा, लेकिन जब उसने खुद अपनी आंखों से कुछ अजीब चीजें देखी तो उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक रात जब वह अपनी हवेली में सो रहा था तो उसे लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। उसने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर से आंखें बंद की, एक धीमी जानी पहचानी आवाज गूंजी, विजय, तूने जो किया उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। विजय हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी पूरी देह पसीने से भीग चुकी थी। वह सोचने लगा कि यह सब उसके दिमाग का खेल है या वास्तव में कुछ अजीब घट रहा है। उधर
गांव में एक और नई बात फैल गई थी। गांव के बाहर जंगल में एक अजनबी आदमी देखा गया था। वह बहुत कमजोर और थका हारा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह कोई साधु है जो तपस्या करने आया है, लेकिन कुछ का कहना था कि वह अजय ही है जो मरकर फिर से लौटा है। एक रात जब विजय गांव के बाहर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी आम के पेड़ के नीचे बैठा है। उसकी लंबी दाढ़ी थी, शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखें पहचानी हुई थीं। विजय के कदम ठिठक गए। यह तो अजय जैसा दिखता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह तेजी से वहां से भाग गया, लेकिन अब उसके मन में एक नई बेचैनी घर। अगले दिन गांव के कुछ लोगों ने विजय को बुलाया और कहा, हमें उस साधु से बात करनी चाहिए। अगर वह सच में अजय है तो हमें सच्चाई जाननी होगी। विजय ने डरते हुए हामी भर दी। गांव के लोग उस साधु के पास पहुंचे और बोले, महात्मा, आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसे तुम लोग मरा हुआ समझते थे। गांव के लोग चौंक गए। विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं अजय हूं, साधु ने कहा, लेकिन अब मैं वह अजय नहीं हूं जो पहले था। मैं अब किसी के लिए कोई लालच, कोई द्वेष नहीं रखता। गांव में सनसनी फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे। विजय की हालत पतली हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। इतना कहकर मधुर चुप हो गया। विवेक की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। गुरुजी, फिर क्या हुआ? विजय को अपने कर्मों की सजा मिली या नहीं? मधुर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अभी सजा मिलना बाकी है। यह तो केवल शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होती है। गांव के लोग हैरान थे। अजय जीवित था। वह साधु के रूप में उनके सामने खड़ा था। कुछ लोग भयभीत थे, कुछ खुश और कुछ अविश्वास में थे, लेकिन सबसे ज्यादा डर विजय को लग रहा था। विजय ने कांपती आवाज में पूछा, अजय, तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो... अजय ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे मरा हुआ समझकर तुमने चैन की सांस ली थी विजय, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। मैं अपनी ही जमीन से बेघर हुआ, अपने ही भाई के हाथों धोखा खाया, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। गांव के लोग अजय की ओर देखने लगे। किसी ने पूछा, लेकिन तुम जिंदा कैसे बचे? उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अजय ने धीरे से एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उस रात जब मैं खेत में काम कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे बेहोश कर दिया गया और जब होश आया तो मैंने खुद को नदी के किनारे पड़ा पाया। मेरे हाथ पैर बंधे थे और मैं पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। किसी तरह मैं खुद को बचाने में सफल हुआ, लेकिन मैं वापस गांव नहीं आ सकता था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि यह साजिश किसी बाहरी का नहीं बल्कि मेरे ही अपने का काम था। इसलिए मैं जंगल की ओर चला गया। वहां एक साधु ने मुझे शरण दी। मैंने उनसे सीखा कि जीवन का असली मूल्य धन या संपत्ति नहीं, बल्कि सच्चाई और कर्म होते हैं। धीरे धीरे मैंने अपनी तकलीफों को भुलाकर एक नया जीवन शुरू कर दिया। लेकिन भगवान ने मुझे वापस यहाँ भेजा, क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव के लोग चकित थे। सबकी निगाहें अब विजय की ओर मुड़ गईं। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह अजय को देख रहा था, लेकिन उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। अचानक भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, अब फैसला होना चाहिए। जिसने अजय को धोखा दिया उसे सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने विजय की तरफ उंगली उठाई। विजय ही दोषी है, उसने अपने ही भाई के साथ विश्वासघात किया। लेकिन अजय ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसने कहा, नहीं, मैं खुद फैसला लूंगा। विजय मेरा भाई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसमें पश्चाताप है। विजय का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका धन, उसकी जमीन, उसका अभिमान, सब कुछ खतरे में था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उसकी अंतरात्मा अब उसे कचोट रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो अजय, मैंने लालच में आकर तुमसे छल किया। मुझे लगा था कि धन ही सब कुछ है, लेकिन जब से तुम गए मैं हर रात डर के साए में जी रहा हूं। मैंने सोचा था कि तुम्हारी गैर मौजूदगी से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन मैंने बस अपने जीवन को जहन्नुम बना लिया। अजय ने गहरी नजरों से विजय को देखा और कहा, क्या तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है? विजय ने सिर झुका लिया। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। इतना कहकर मधुर फिर से चुप हो गया। विवेक की आंखें बेचैनी से चमक रही थीं। गुरुजी, आगे क्या हुआ? क्या अजय ने विजय को माफ कर दिया? क्या विजय को उसकी सजा मिली? मधुर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बेटा, हर कर्म का फल मिलता है। लेकिन अजय ने क्या फैसला लिया, यह तो आगे की कहानी में पता चलेगा।
गांव के लोग टकटकी लगाए विजय और अजय को देख रहे थे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन हर किसी के मन में सवाल गूंज रहा था, क्या अजय अपने भाई को माफ कर देगा या विजय को उसकी सजा मिलेगी? अजय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। क्या तुम सच में अपने अपराध को सुधारने के लिए तैयार हो? विजय ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ अजय, मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सम्मान लौटाना चाहता हूँ, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा घर, सब कुछ वापस कर दूंगा। लेकिन अजय मुस्कुराया और बोला, मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं विजय। अब यह फैसला गांव के लोग करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सभी लोग गांव के चौपाल में इकट्ठा हुए। मुखिया जी बोले, विजय ने जो किया वह घोर पाप था, लेकिन हर व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। हमें ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे न्याय भी हो और शिक्षा भी मिले। गांव के बुजुर्गों ने विचार किया और निर्णय सुनाया। विजय को अब गांव की सबसे कठिन सेवा करनी होगी। उसे निर्धनों की सेवा करनी होगी, टूटे घरों को बनवाना होगा और अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के भले के लिए देना होगा। जब तक वह यह सब नहीं करता, उसकी कोई संपत्ति उसकी नहीं मानी जाएगी। यह निर्णय सुनकर विजय को राहत भी मिली और चिंता भी। उसने सोचा था कि उसे गांव से निकाल दिया जाएगा या और कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन यह सजा भी आसान नहीं थी। विजय को अब खुद मेहनत करनी थी। उसे अपने स्वार्थी जीवन से बाहर निकलना था। पहले तो विजय को बहुत मुश्किल हुई। वह जिसने कभी दूसरों की सेवा नहीं की थी, अब गांव के जरूरतमंदों के लिए काम करने लगा। वह बुजुर्गों की देखभाल करने लगा, गांव के मंदिर की सफाई करता, टूटी झोपड़ियों की मरम्मत करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत को देखने, पहले वे उस पर संदेह करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में पश्चाताप की सच्चाई दिखने लगी। अजय अब भी विजय को परख रहा था। वह रोज देखता कि विजय सच में बदल रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। एक दिन विजय खेतों में काम कर रहा था, तभी उसके हाथ में छाले पड़ गए। उसके हाथों में कभी इतनी मेहनत की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। अजय ने यह देखा और सोचा, शायद मेरा भाई सच में बदल रहा है। वह विजय के पास गया और बोला, क्यों कर रहे हो यह सब विजय? तुम तो पहले कभी मेहनत करना पसंद नहीं करते थे। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि असली सुख लालच में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। मुझे अब अपने पुराने कर्मों पर पछतावा होता है। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। अजय ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां पहले जैसा स्वार्थ नहीं था, बल्कि सच्चे पछतावे की झलक थी। इतना कहकर मधुर फिर चुप हो गया। विवेक उत्सुकता से पूछ बैठा, गुरुजी फिर क्या हुआ? क्या अजय ने विजय को पूरी तरह माफ कर दिया? मधुर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफी शब्दों से नहीं, समय से मिलती है। अजय का फैसला अब भी बाकी है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गांव के चौपाल में सभी की नजरें अजय और विजय पर थीं। अजय ने अपने भाई के भीतर बदलाव तो देख लिया था, लेकिन क्या वह सच में बदल गया था या यह भी एक और छल था? यह परखना अभी बाकी था। विजय ने गांव में सेवा का काम शुरू कर दिया था। उसने निर्धनों को भोजन देना शुरू किया, मंदिर की सफाई करने लगा और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गांव की भलाई में लगाने लगा। लेकिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। गांव के पास एक पुरानी बावड़ी थी जो वर्षों से सूखी पड़ी थी। गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती थी और कई बार गांव के लोगों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था। पंचायत ने तय किया कि बावड़ी की खुदाई फिर से की जानी चाहिए ताकि गांव में पानी की समस्या दूर हो सके। मुखिया जी ने विजय की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें सच में अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो इस बावड़ी को फिर से खुदवाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें खुद भी इस काम में श्रम करना होगा। विजय ने सहमति में सिर हिलाया। बावड़ी की खुदाई आसान नहीं थी। सूरज की तपती धूप में दिन भर मजदूरों के साथ काम करना विजय के लिए बेहद मुश्किल था। पहले 2 दिन तक उसकी पूरी देह दर्द से टूट रही थी, छाले पड़ गए थे, पीठ झुक गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग उसे देखकर चकित थे। यह वही विजय था जो कभी धन के मद में डूबा रहता था, जो कभी मेहनत को तुच्छ समझता था। कुछ गांव वालों को अभी भी उस पर संदेह था। वे कहते, शायद ये सब सिर्फ दिखावा है, जब सजा पूरी हो जाएगी तो फिर से अपने पुराने रंग में आ जाएगा। लेकिन कुछ को अब विजय पर भरोसा होने लगा था। अजय भी चुपचाप अपने भाई की मेहनत देख रहा था। एक दिन वह खुद विजय के पास गया और कहा, थक गए हो तो आराम कर लो विजय। विजय ने सिर हिलाया और कहा, नहीं भाई, जब तक बावड़ी में पानी नहीं आ जाता तब तक मैं आराम नहीं कर सकता।
अजय उसकी आंखों में झांकने लगा। वहां अब कोई स्वार्थ नहीं था, कोई छल नहीं था, बस एक दृढ़ निश्चय था। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन गांव में खुशखबरी गूंजी। विजय और मजदूरों ने जब अंतिम परत खोदी तो जमीन से पानी निकलने लगा। पूरी बावड़ी पानी से भरने लगी थी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। यह विजय की मेहनत का परिणाम था। मुखिया जी ने विजय के पास जाकर कहा, अब तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है विजय, अब यह गांव तुम्हें फिर से अपनाने के लिए तैयार है। गांव वालों ने तालियां बजाईं, लेकिन विजय चुपचाप खड़ा रहा। विजय ने अजय की ओर देखा और कहा, भाई क्या तुम सच में मुझे माफ कर सके? अजय ने गहरी सांस ली और कहा, तूने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया विजय, मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। विजय चौंक गया। क्या शर्त? अजय ने कहा, अब से तू यह धन और जमीन किसी और स्वार्थी उद्देश्य के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा, तू इसे गांव के भले के लिए लगाएगा। अगर तू कभी फिर से लालच में आया तो समझ ले कि मैंने तुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं अजय, अब मैं वही गलतियां फिर से नहीं दोहराऊंगा। गांव वालों ने खुशी से विजय और अजय को गले लगते देखा। इतना कहकर मधुर फिर चुप हो गया। विवेक की आंखों में जिज्ञासा थी। गुरुजी, फिर क्या हुआ? क्या विजय ने सच में अपना वचन निभाया? मधुर मुस्कुराया और बोला, बेटा, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्या विजय सच में बदला या फिर से पुरानी राह पर लौट गया? यही कहानी आगे बताएगी। गांव में अब माहौल बदल चुका था। विजय, जो कभी लालच और स्वार्थ का प्रतीक था, अब सेवा और कड़ी मेहनत का उदाहरण बन चुका था। बावड़ी में पानी आ गया था, गांव के लोग खुश थे और अजय ने विजय को माफ भी कर दिया था। लेकिन क्या विजय सच में बदल गया था या फिर से पुराने रास्ते पर लौटने वाला था? कुछ महीनों बाद गांव के पास एक व्यापारिक काफिला रुका। वे दूर के शहरों से आए थे और गांव के लोगों को बताया कि शहर में जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं। वे अच्छी कीमत देकर यहाँ की जमीन खरीदने को तैयार थे। विजय के कान खड़े हो गए। उसके पास अभी भी कुछ जमीन थी और अगर वह इसे बेच देता तो उसे बहुत सारा धन मिल सकता था। उस रात विजय सो नहीं पाया। एक ओर उसका पुराना लालच उसे फिर से अमीर बनने के लिए उकसा रहा था, तो दूसरी ओर अजय की दी गई सीख उसे सही राह पर बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह विजय सीधे अजय के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई और कहा, भाई, अगर हम यह जमीन बेच दें तो हमें बहुत धन मिल सकता है, फिर हम इसे गांव के विकास में लगा सकते हैं। अजय मुस्कुराया और बोला, तू सच में यह धन गांव के लिए लगाएगा या फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट जाएगा? विजय ने झेंपते हुए कहा, मैं बदल चुका हूं अजय, मैं अब स्वार्थी नहीं हूं। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुझे सच में यह सौदा गांव के भले के लिए करना है तो पहले पंचायत की अनुमति ले। अगर पंचायत इस निर्णय को सही माने तो मैं भी तुझे रोकूंगा नहीं। गांव के बुजुर्गों को जब यह प्रस्ताव बताया गया तो वे दो भागों में बंट गए। कुछ ने कहा कि यह सौदा सही रहेगा क्योंकि इससे गांव में पैसा आएगा और विकास होगा, लेकिन कुछ ने कहा कि अगर यह जमीन शहर वालों के हाथ में चली गई तो गांव की आत्मा खत्म हो जाएगी। बहस लंबी चली, लेकिन अंत में पंचायत ने निर्णय दिया, यह जमीन नहीं बेची जाएगी। यह गांव के लोगों की धरोहर है और इसे बचाया जाना चाहिए। विजय ने पंचायत का फैसला सुनकर सिर झुका लिया। अब विजय के सामने दो रास्ते थे, या तो वह पंचायत का सम्मान करके गांव के विकास के लिए काम करता रहे या फिर पुराने स्वार्थी रास्ते पर लौटकर धन कमाने की कोशिश करे। उस रात विजय ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उसके भीतर संघर्ष चल रहा था। सुबह होते ही वह अजय के पास पहुंचा और बोला, भाई, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब गांव के लिए काम करता रहूंगा और लालच में नहीं फंसूंगा। मैं सच में बदल गया हूं। अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे खुशी है विजय, यही सही रास्ता है। कुछ दिनों बाद गांव में वही तोता फिर से दिखा जिसने पहले विजय को चेतावनी दी थी। गांव के लोग चकित थे। तोता विजय के पास आया और बोला, अब तेरा स्वार्थ समाप्त हो गया, अब तूने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, अब तू सच्चे सुख को पाएगा। गांव के लोग तोते की बात सुनकर अचंभित थे, लेकिन विजय मुस्कुरा रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में है। विजय अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने गांव की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया और अजय के साथ मिलकर एक आदर्श जीवन जीने लगा। गांव में अब सुख शांति थी और विजय की कहानी एक सीख बन गई। धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन पश्चाताप और सच्चे कर्म से हर पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके हृदय को छू
कई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करने में सक्षम रही होगी। इस कथा के माध्यम से हमने जीवन के गहरे सत्य को समझने का प्रयास किया है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य विचार साझा करें और बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। यदि यह कथा आपके मन को भा गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियाटून्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। इसके साथ ही इस संदेश और ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।